सोलापुर करके सिटी है, वहाँ पत्री सर आने वाले थे और हमारे सब पिरामिड मास्टर्स बोल रहे थे कि हम सब जाएंगे, सर को मिलेंगे और वापस आ जाएंगे। तो सब मैं लोग मेरे को भी बोल रहे थे आप भी आ जाओ, चलो चलो, लेकिन मैं रेडी नहीं था क्योंकि मेरे को घुटने का दर्द था, कमर का दर्द था और इतना जर्नी मेरे को होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता था। फिर लास्ट मोमेंट में मैंने डिसाइड किया चलो जाके आएंगे, देखेंगे जो होगा सो होगा। पहली बार सर से मुलाकात हुई, सर ने मेरी आंखों के अंदर झांक के देखा, एकदम शांत हो गया और सर उस पर मेरे को बोले कि आपको पुणे देखना है। उलझन में पड़ गया कि मैं अभी अभी आया हूँ, मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है और पुणे देखना है बोले तो क्या करना है, लेकिन मैंने कुछ इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सर के साथ हम पूरे दिन रहे, बहुत मज़ा आया। सर एकदम दोस्त के जैसे अपने पास साथ रहते हैं। सर के साथ रहने से मेरे को इतनी ऊर्जा मिली कि दूसरे दिन मैं घर में आया, सुबह आया घर में इतना जर्नी वगैरह करके, लेकिन मैं सोया नहीं, मैं नहाया और सीधा काम पे चला गया और पूरा दिन काम किया। मेरे को कुछ थकान नहीं, कुछ नहीं। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आज ऐसी आत्मा की यात्रा से मिल रहे हैं जो कि अपने जीवन में 22 साल से ध्यान कर रहे हैं और 2007 से पति जी के साथ पीएसएसएम के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के साथ साथ उन्होंने अपनी यात्रा को पूर्ण किया है। तो हम उनका स्वागत करते हैं ब्रह्म ऋषि शशिकांत जोशी जी का। नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, मेरा आप सबको प्रणाम। और मुझे आपने मौका दिया आपके सबके साथ बात करने का, इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू पीएमसी हिंदी का। आपकी यात्रा बचपन से जानना चाहते हैं कि क्या आपका स्वभाव था, क्या आप अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ रहकर किस प्रकार अपने जीवन की आपने शुरुआत करी? ठीक है, मेरा बचपना एक बहुत पहाड़ों में बैठे हुए छोटे से गांव में हुआ है। हमारी घर की खेती भी थी, घर में गाय, बैल और घोड़ा भी था और मेरा बचपना इन सब निसर्ग के साथ, प्राणी और पंछियों के साथ बहुत मज़े में हो गया। मेरे पिताजी जो थे वो फॉरेस्ट में जो आदिवासी लोग रहते ना, उनके कल्याण के लिए काम करते थे। बोले तो वो जो पेड़ से जो लकड़ी मिलती थी, सागवान का पेड़ जो है, उसको बढ़ाना और उसका जो ग्रोथ हो गया पूरा तो उनको काट के सिटी में भेजना, इसके ये काम के ऊपर वो वहाँ एक उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी था, आदिवासी जंगल कामगार सोसाइटी करके, उसमें वो काम करते थे। और बचपन में मेरे को हमारा बहुत बड़ा, आपको पता है, गांव में बड़ा घर था, उसके पीछे बगीचा भी था और मुझे बचपन से प्राणियों से, गाय, बैल और हमारे घर में एक अरबी घोड़ा भी था, सबके साथ बहुत मज़ा आता था। जैसा मेरा अपना भी एक दो यंग बुल्स, उनका ये जोड़ी मेरे पास था, उसके साथ मैं हमेशा खेलता था, भागता था उनके पीछे पीछे। और हमारा वैदिक फैमिली था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे
पिताजी के पिता, वो वैदिक ब्राह्मण थे। हमारा गांव नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक ज़िले में ऐसे कनाशी करके गांव है, कड़वन तालुके में, यानी नासिक से वो 120 किलोमीटर है। लेकिन वो रिमोट जगह होने की वजह से भी होते हुए भी उनको वाराणसी से, काशी से मंत्र पठन करने के लिए बुलावा आता था और वो वहाँ जाते थे। इसलिए और पूरे गांव में उनका भिक्षुक यानी लोगों को पूजा पाठ करने का उनका ये काम था। इसलिए मुझे भी बचपन से भगवान की पूजा करने में भी रुचि थी। मैंने ऐसा, मेरा ही छोटा सा ऐसा एक देवघर बनाया था जो मैं गार्डन में रखा था, और वहाँ शालिग्राम भगवान विष्णु का, भगवान शिव का भी मूर्ति वहाँ रखा था। और खेत में भी हम जाते थे, वहाँ काम करते थे। लेकिन 6 साल तक मैं वहाँ रहा। फिर वहाँ पढ़ाई के इंतज़ाम नहीं होने, खाली एक फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड का ही स्कूल था। इसलिए मैं वहाँ से मेरे माताजी के पिता के यहाँ जलगांव ज़िले में चालीसगांव करके तहसील है, वहाँ गया था। और मेरी पूरी शिक्षा उधर ही हुई, पहले से 12वीं तक। वो टाइम इंटरमीडिएट था तब तक। जलगांव में ही आपकी सारी शिक्षा हुई? माताजी के पिता थे, वो वकील थे, लीडर थे, लेकिन वो भी बहुत गरीबी से ऊपर आए थे। यानी उस टाइम पे म्यूनसिपैलिटी के जो लाइट रहते थे उसके अंदर, उसके नीचे बैठकर वो ध्यान करते थे, अपना लॉ का स्टडी करते थे। और उन्होंने उस तरह से लीडरशिप पाई थी। लेकिन मेरी जो माँ की माँ थी, नानी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर हमने उनको सिर्फ, जब हम थोड़े बड़े हो गए सीखने के बाद, हमने उनको साइन करने के लिए सिखाया था। मेरा स्कूल का जो है, पहले 1st to 4th स्टैंडर्ड मराठी मीडियम था, उसके बाद 5th to 12th साइंस और मैथ्स ये सब्जेक्ट इंग्लिश में, बाकी सब मराठी में, ऐसा था। फिर मुझे इंजीनियर बनने का ऐसी इच्छा थी, इसलिए मैंने इंटर साइंस तक पढ़ाई की। लेकिन मुझे डिग्री में प्रवेश नहीं मिला, तो फिर मैंने डिप्लोमा में प्रवेश लिया और मैं पूना में आ गया। उसके बाद आपकी पढ़ाई पूना में, मतलब कि लास्ट में आप पूना में आ गए, पर आपके जीवन में कितनी ही चीज़ें आपको बचपन से ही मिल गई। प्रकृति के साथ प्यार, आपके जानवरों के साथ प्रेम, और आपके दादाजी, उनसे आपको वैदिक क्रियाओं की शिक्षाएं, ये सब आपको बचपन में ही घर से ही मिल गई। तो और मेहनत, जो कि आप खेतों में जाकर मेहनत करते थे, मेहनत का काम, और आपके पिता से लोक कल्याण के लिए ये जो भी शिक्षाएं मिली आपको बचपन से मिल गई। और यही शिक्षाएं आपने आगे जाके अपने जीवन में भी बहुत उतारी, जिस तरीके से आप आज भी PSSM के साथ काम कर रहे हैं। तो हम आगे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आपकी जो इच्छा थी कि इंजीनियर बने, और ये सब आपने करके पूना में जब आए, तो आप क्या वहाँ पहले, इससे पहले क्या पाठ पूजा भी करते थे? वैदिक क्रियाओं का मतलब कि आप हवन वगैरह करते थे या मंत्र उच्चारण के साथ काम? नहीं, मैं खुद
हवन वगैरह नहीं करता था, लेकिन मेरे पिताजी या दादाजी जो हवन करते थे उनके साथ में मैं बैठता था, करता था और उस फंक्शन में शरीक होता था। लेकिन मैं इधर जब मेरे नाना जी के पास आया तब वहाँ पूजा पाठ तो वो करते थे खुद, मैं नहीं करता था, वो ही करते थे खुद। लेकिन हर रोज़ शाम को हम राम रक्षा पढ़ते थे। टुकड़ोजी महाराज के भजन बोलते थे, विनोबा भावे की गीता ही थी, वो हम पढ़ते थे, याद करते थे। इसलिए उसके संस्कार मेरे ऊपर बहुत अच्छे हो गए। मेरी जो नानी थी वो चातुर्मास में यानी कार्तिक महीने में वो जो काकड़ आरती वगैरह रहती है ना, बहुत जल्दी काकड़ आरती, हाँ काकड़ आरती, जल्दी उठ के स्नान करने का और मंदिर में जाके ये करने का, तो उनके साथ भी मैं जाता था। यानी ये रिलीजियस और ये फंक्शन, ये जो संस्कार है मेरे ऊपर बचपन से हुए थे। ध्यान का शब्द, ध्यान जो शब्द है वो मैंने राम रक्षा पढ़ते वक्त सुना था, लेकिन उसका सही मतलब 2000 में मेरे को पता चला। और उसका एक्सपीरियंस PSSM में जब 2007 में आया तभी मिला। तो हम जब पहले पढ़ते हैं, जैसे राम रक्षा आपने वो कवच पढ़ते थे और जस्ट एक आप पढ़ते थे, उसका आपको मीनिंग PSSM में आने के बाद, ध्यान में आने के बाद उसका मीनिंग आपको समझ आया? यस, वो तो ये तो बात सच है। हम उस वक्त सिर्फ पढ़ते थे, याद करते थे, लेकिन उसके पीछे का उसका मतलब क्या है वो हम उसके बारे में कुछ सोचते भी नहीं थे। लेकिन PSSM में आने के बाद इसका सच्ची मतलब क्या है, वो किस लिए है, और हर एक वर्ड के पीछे, हर एक शब्द के पीछे क्या शक्ति है, उसका अनुभव 2007 के बाद ही मुझे मिला। ध्यान में आने के बाद ही मिला आपको उसका? हाँ, नहीं, ध्यान तो मैं 2000 से करता था। 2000 में मेरा ध्यान का परिचय सिद्ध समाधि योग SSY ऋषि प्रभाकर जी की जो सिस्टम है उससे हुआ। मेरा जो करीब था, हमारी फैक्ट्री में हम काम करते थे, उसने मेरे को उससे परिचय करवाया था। हम ध्यान करते थे, लेकिन उसके बाद मैंने रेकी का भी स्टडी किया था। मैं रेकी चैनल भी बना था। रेकी चैनल बनने के बाद एनर्जी के बारे में भी मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिल रहे थे। उसके बाद इधर कर्नाटक में निम्बाड़ करके है, विजापुर के नज़दीक, वहाँ पे गुरुदेव रानडे जो पहले पुणे यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे और बनारस हिंदू विद्यापीठ के वो वाइस चांसलर थे, तो उनके समाधि पे जाके मैंने निम्बाल में नाम लिया था। उनकी जो ध्यान पद्धति है वो अपनी PSSM जैसी है, लेकिन उसमें एक मंत्र रहता था। तो वो जो बीज मंत्र है वो मंत्र मुझे उनके समाधि पे जाने के बाद मिला था। और वहाँ भी ध्यान 24 आवर्स लोग अल्टर करते थे, लेकिन PSSM में आने के बाद यहाँ तो मंत्र नहीं, कुछ नहीं है, और ज़्यादा देर तक ध्यान मेरा लगने लगा। सर, मैं आपको दोबारा थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी। जैसे कि पूना में आप आ गए तो आपके परिवार, आपने गृहस्थ जीवन में अपना पैर रखा, या उससे पहले आपकी जॉब वगैरह लग गई और फिर आपने गृहस्थ जीवन में आए? पूना में तो मैं अकेला था, हॉस्टल में रहता था। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म होने के बाद टर्म बेसिस पे रहता था। मेरे को बकाउल्फ करके कंपनी है, जर्मन कंपनी, पिंपरी में, वहाँ जॉब मिला। और
जॉब मिलने के बाद कुछ मेरे को 2 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन और 2 छोटी बहनें और 1 भाई ऐसे थे हमारे फैमिली में। तो बड़े भाई, पिताजी, माताजी और छोटी बहनें और छोटा भाई वो गांव में रहते थे। बाद में वो नासिक सिटी में पढ़ाई के लिए आए। मैं तो पुणे में ही था। फिर पुणे में जब मैं सेटल हो गया, मैंने घर लिया रेंट से, तभी मेरे दोनों बहनें को और छोटे भाई को भी मैं पुणे में लाया। उनका शिक्षण, उनका पढ़ाई और दोनों बहनें की शादी में भी पिताजी ने की शादी, लेकिन मैं उसमें शरीक था मेरे भाई दो के साथ। तो पुणे में मैं करीबन 63 से 72 9 साल अकेला ही था। और उसी वक्त मेरी जॉब करते करते कुछ पढ़ाई भी चालू थी। यानी मैं BBM किया, बैचलर कोर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स किया था। और अपने इंजीनियरिंग का नॉलेज बढ़ाने के लिए भी कुछ कोर्सेज करता था। पुणे में रह के मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया। तो आपका जो गृहस्थ जीवन है पुणे में ही शुरू हुआ? हाँ, पुणे में शुरू हुआ। मेरा शादी 1978 में हुआ। मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मेरा ऐसा सोच था कि मेरे दोनों बहनों की शादी पहले हो जाए, बाद में मैं करूँगा करके। इसलिए वो दोनों की शादी होने के बाद मेरी शादी हो गई। और मुझे मेरी बीवी जो है वो भी पुणे की है। वो असली पुणे की है। मैं नासिक से दूसरे गांव से आया हूँ लेकिन वो पुणे की है। पुणे में शनिवारपेट में उनका मायका था। वो भी गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करती थी, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में, ग्रंथालय विभाग में। तो 1978 में मेरा गृहस्थ जीवन चालू हो गया। और 1979 में हमें एक प्यारी सी बच्ची हुई। उसका नाम भी हमने रखा स्वप्नगंधा। और उसके 5 साल बाद दूसरी बेटी हुई। मुझे 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी ने कंप्यूटर में किया है और छोटी बेटी जो है उसने MSc इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में किया है और वो भी NGO में काम कर रही है। वो अयंगार परिवार से भी, अयंगार जो है इंटरनेशनल योग गुरु, उनसे जुड़ी है। उनके वॉलंटियर्स के वो इंचार्ज भी है, अभी काम कर रही है। तो आपके परिवार में भी जो गृहस्थ जीवन के बाद जो सदस्य जुड़े वो सब भी इसी रास्ते में आपके सहयोगी बनते चले गए? हाँ, वैसा मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मेरा बड़ा भाई तो खेती देखता था, उसने भी, लेकिन वो टाइम पे कोऑपरेटिव का कोर्स करने के लिए वो पुणे आया था। कोर्स करके वो फिर गांव में गया, वहाँ उन्होंने खेती की। और उस टाइम रेशनिंग के दुकान चलते थे, तो दुकान भी वो चलाता था। और मंझला जो भाई था उसने खादी ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण लिया था और वो उधर सर्विस करता था, लेकिन उसका भी काम अच्छा था, इसलिए उसको उस काम के बारे में अफगानिस्तान जाने का वो टाइम चांस मिला था। और बाद में वो मॉरिशस भी 2 साल रहा था गांधी आश्रम में। यानी हमारे परिवार के सब, मेरे पिताजी भी फ्रीडम फाइटर थे। यानी हमारे गांव में जो ये की थी, जो मूवमेंट चल रही थी, उसमें वो लीडिंग थे। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे गांव को सब किसानों को लेके वो दिल्ली गए थे, पंडित नेहरू जी को मिले थे। उनका फोटो भी हमारे घर में है, नेहरू जी के साथ। आपके जीवन में परिवार की तरफ से, चाहे माता पिता या भाई बहनों की तरफ से, आपको बहुत ही शांति और
कंफर्टेबल जीवन जीने का मौका मिला। ये बहुत तो आप कंफर्टेबल और बहुत प्यार है नहीं मेरे दादा दादी से या माता पिता से तो प्यार मिला ही, लेकिन मेरे मामा, मेरी मौसी मौसी आंटी और उनके माता पिता सबके सबसे मेरे प्यार भी मिला और वहाँ अच्छा फ्रीडम भी मिला। यानी बचपन में भी मेरे को सब खेलने का ये था। हमारे गांव में मेरे दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको क्रिकेट हमारे वो टाइम पे है ना, यू कैन इमेजिन 1960 में हमारे स्कूल की अपनी टीम थी और हम मैचेस खेलते थे। दूसरों गांव पर जाके भी हम मैचेस खेलते थे क्रिकेट के। तो आपने अपना बचपन गृहस्थ के साथ साथ जीवन को खूब एंजॉय किया, उत्सव के रूप में माना, प्यार भी मिला और खेले कूदे भी बहुत। तो आपको अपने जीवन में ये ध्यान में आने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन जब 2000 में मेरा इंजीनियरिंग का जॉब था, सुबह गए तो शाम को आने का पूरा दिन। तो दिस जॉब मैं स्टार्टेड इन 1966, लेकिन जॉब करते करते 2000 में मेरे को ज़रा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी आने लगे। घुटने का दर्द था, कमर का दर्द था और पहले से मेरा ऐसा कुछ दवा वगैरह लेने को मुझे अच्छा नहीं लगता था पहले से। तो मेरे कलीग्स ने बताया कि तुम ध्यान करो, तुमको अच्छा लगेगा। इसलिए मैं वो SSY में आ गया, सिद्ध समाधि योग में। फिर वहाँ ध्यान किया। फिर भी वो टाइम शुरू में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो मैंने योगा भी किया। फैक्ट्री छूटने के बाद शाम को इधर पूना में अयंगार जी का जो क्लिनिक है, योगा आश्रम है, उसमें तो प्रवेश मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके एक कलीग थे डॉक्टर करंदीकर करके, उन्होंने चालू किया था सिटी में। उनके यहाँ मैं फैक्ट्री छूटने के बाद वहाँ जाता था और आसन प्राणायाम करके, वो टाइम तो प्राणायाम इतना नहीं था, आसन का ही था। फिर वापस घर में आता था। एक साल के बाद मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैंने वो ऑफिस छोड़ दिया और फिर 2006 में मुझे वापस वो तकलीफ होने लगी। 2006 में तो दूसरी एक जगह थी, वो नज़दीक थी मुझसे और वो भी डॉक्टर थी मैडम, उनके यहाँ मैंने ये चालू किया था। और उसके बाद 2007 में मुझे ये PSSM के बारे में ऐसे ही पता चला। यानी मैं तभी पहले डेक्कन पे, यानी पूना के एकदम अच्छा सिटी में रहता था, एकदम प्रेस्टिजियस एरिया में रहता था। बाद में मैंने अपना खुद का फ्लैट लिया, वो ज़रा सिटी से बाहर था, तो वहाँ आने जाने का भी मेरे को बस थी या ट्रेन से हम जाते थे। और 2007 में, यानी 2005 में एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट हो गया, लेकिन कंपनी ने मेरे को एक्सटेंशन दिया था और मैंने भी लिया था। तो उसमें क्या हो गया, 2005 में मैं तो फैक्ट्री में तो जाता था, सुबह शाम को वापस आता था, लेकिन थकता था, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता था। घर में आके मैं सो जाता था और मेरी बीवी मैंने को खाने के लिए जगाती थी, लेकिन कभी मैं खाने के लिए उठता था नहीं तो ऐसे ही सो जाता था। एक दिन क्या हुआ, हमने ये जो मकान था उसमें कुछ काम निकाला था रिनोवेशन का, तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। और वो टाइम पे मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और घर में फ़ोन भी नहीं था, किसी को ढूंढ रहा था मैं। तो मैंने देखा, एक ऐसा बोर्ड देखा,
महावीर पिरामिड ध्यान केंद्र, पूना के अंदर। पूना में जी। वो मार्केट यार्ड के नज़दीक, ऐसा सेकंड फ्लोर पे बहुत बड़ा बोर्ड था वो। और मज़े की बात यह है कि उस स्क्वायर के वो जो चौक था चौराहा, उसके नज़दीक से मेरे दोनों बेटियों का स्कूल था कि जहाँ मैं उनको लेने को जाने को हमेशा जाता था। लेकिन 3-4 साल ऐसे ही गए, लेकिन मेरे को उस जगह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन उस दिन मैं जब पीसीओ ढूंढ रहा था तो मैंने देखा ऐसा सेकंड फ्लोर पे बहुत बड़े लेटर्स पे लिखा था। और मुझे पिरामिड से बहुत बचपन से लगाव है, उसके बारे में कुछ पढ़ने का कुछ मालूम होगा तो मैं ज़रूर पढ़ता था वो किताब, ये करता था, कुछ लेक्चर वगैरह होगा, कुछ ये होगा तो मैं सुनता था। और ध्यान तो मैं 2000 से कर रहा था, लेकिन ये पिरामिड का और ध्यान का क्या कनेक्शन है मेरे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी मैं 2 माला चढ़ के ऊपर गया कि क्या है ये पिरामिड ध्यान केंद्र क्या है। तो वो तो बहुत बढ़िया सेंटर था वो टाइम, भारत भर के अच्छे सेंटर में से देयर वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स। उसमें जाते ही एक बड़ा रिसेप्शन रूम था, वहाँ एक जवान लड़का बैठा था, आईटी में काम करता था वो तेलुगु था, रमेश बाबू नाम था उसका। सर जोशी जी, ये सेंटर क्या पिरामिड सेंटर था या ध्यान पिरामिड केंद्र मेडिटेशन था? सेंटर। पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। तो आपका संपर्क वहाँ पे राम जी से हुआ? हाँ, राम बाबू से हो, राम बाबू नहीं, रमेश बाबू, रमेश बाबू से। हाँ, राम बाबू अभी बम्बई में, उनका बाद हाँ, में हाँ, परिचय हाँ, हुआ। रमेश बाबू जी से से। हुआ, हाँ। तो वहाँ वो सेंटर की खासियत ये थी कि अब तो पहला ऐसा रिसेप्शन था, उसके बाद में वहाँ ऑडियो वीडियो और लाइब्रेरी था, बुक्स भी थी, उसकी भी लाइब्रेरी थी। उसके पीछे एक मेडिटेशन हॉल था, अबाउट 35 पीपल बैठ सकते हैं, ऐसा एयर कंडीशनड हॉल था। और ऊपर ऐसे 2x2 के पिरामिड हैंग किए थे, उसके नीचे बैठ के ध्यान करने का था। और उसके बाजू में एक छोटा सा किचन था। और इतना जो सब एरिया है उतने ही एरिया का वहाँ टेरेस था खुला। तो उस सेंटर में आंध्र प्रदेश से आए हुए 7-8 लोग रहते थे। और वो सेंटर की दूसरी खासियत थी कि वो 24 आवर खुला था, आप कभी भी जाइए वहाँ ध्यान कर सकते थे। तो आपको आपके जो हमेशा ऐसा सुस्ती महसूस होती थी फैक्ट्री से आने के बाद, आपके सो जाना, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। आपका पहला जो आपको इनाम मिला पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में बैठ के कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो गया। तो आपका इसके प्रति इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कि ध्यान के माध्यम से मैं और ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, ये कब शुरू हुई? 2008 में, अभी 2007 में। और मैं बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि ध्यान में आने के 2-3 महीने के बाद ही मैं पति सर को मिल सका। पति सर को सेंटर में ही मिले आप? नहीं, पति सर पुणे के नज़दीक अबाउट 200 किलोमीटर्स सोलापुर करके सिटी है, वहाँ पत्री सर आने वाले थे। और हमारे सब पिरामिड मास्टर्स बोल रहे थे कि हम सब जाएंगे, सर को मिलेंगे और वापस आ जाएंगे। तो उनका प्लान था कि अगले दिन शाम को यहाँ से पुणे से निकलना, सुबह तक बस करके हम जाने वाले थे, मिनी बस। सुबह वहाँ पहुँचना, पूरा दिन सर के साथ रहना, शाम को वापस सर पुणे में आ जाने का और नेक्स्ट डे सुबह काम पे जाने का। तो सब लोग मेरे को ही बोल रहे थे आप भी आ जाओ, चलो चलो। लेकिन मैं रेडी नहीं था क्योंकि मेरे को घुटने का दर्द था, कमर का दर्द था और इतना जर्नी मेरे को होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता था। और दूसरी बात ये थी कि मैं एक्सटेंशन पे था, कंपनी में मेरे को एक्सटेंशन, मेरे को छुट्टी वगैरह ऐसे कुछ नहीं थी और काम का तो प्रेशर रहता ही है। इसलिए आई वॉज रिलक्टेंट, मैं जाने को रेडी नहीं था आखिर तक नाना बोलते। लेकिन वो लोग बहुत ही पीछे पड़े
फिर लास्ट मोमेंट में मैंने डिसाइड किया चलो जाके आएंगे, देखेंगे जो होगा सो होगा। तो मैं गया। तो उस दिन सुबह हम पहुँचे सोलापुर में। पहली बार सर से मुलाकात हुई। सर ने मेरी आंखों के अंदर झांक के देखा और मैं एकदम शांत हो गया। और सर उस पर मेरे को बोले कि आपको पुणे देखना है। मैं तो उलझन में पड़ गया कि मैं अभी अभी आया हूँ, मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है और पुणे देखना है बोले तो क्या करना है। लेकिन मैंने कुछ इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सर के साथ हम पूरे दिन रहे, बहुत मज़ा आया। सर एकदम दोस्त के जैसे अपने पास साथ रहते हैं और खाने पीने का सब ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने बहुत मेरी केयर ली और शाम को हम वहाँ से वापस निकले। दूसरे दिन सुबह पुणे में आए और लेकिन सर के साथ रहने से मेरे को इतनी ऊर्जा मिली कि दूसरे दिन मैं घर में आया, सुबह आया घर में इतना जर्नी वगैरह करके, लेकिन मैं सोया नहीं। मैं नहाया और सीधा काम पे चला गया और पूरा दिन काम किया। मेरे को कुछ थकान नहीं, कुछ नहीं। सो वो मेरा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और तभी से मुझे ध्यान में ज़्यादा रुचि आई। उसका आप जैसे बोले ना कि इसमें आपको ये कैसा अंदर जाने का कैसा, तो उसके लिए मेरे को बहुत उत्साह आया उसके बारे में। आपकी रुचि बढ़ गई ध्यान में, आपको उसका इंटरनल अंदर से जो अनुभव था वो आपने उसको पा लिया। तो पत्री जी की पहली मुलाकात जो आपकी थी, आपको एक यादगार के रूप में आपके जीवन में उतर कर आ गई। तो आप आगे हमें और अपने अनुभवों को और डिटेल से बताइए। पहली तो बात यह है कि पत्री सर ने जब बोला कि तुमको पुणे देखना है तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन बाद में ऐसे सरकमस्टेंसेस हो गए कि वो मुझे सब देखना पड़ा, यानी मैं देखने लगा शुरू से। अभी 2008 में क्या हुआ, पति सर पुणे में आने वाले थे। अभी तक जो आंध्र के जो लोग थे, उनकी जो टीम थी, वो सब पति सर के प्रोग्राम अरेंज करते थे। आंध्र के लोगों के पत्री सर के प्रति, ध्यान के प्रति बहुत दृढ़ धारणा है, श्रद्धा है, इसलिए उसमें वो सब कुछ करते थे। समर्पण है उन सब का पूरा। यस जी, पूरी लगन से वो काम करते थे। लेकिन ये टाइम हमको बोले कि अभी आप महाराष्ट्रियन लोगों ने लीड लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। पति सर का ये जो प्रोग्राम है अक्टूबर 2000 में होने वाला था पुणे में, ये सब आप अरेंज कीजिए, हम आपको सहायता करेंगे, गाइड करेंगे। तो फिर उस हिसाब से हमने सर का प्रोग्राम के बारे में अरेंजमेंट किया। प्रोग्राम के लिए वो टाइम पे तो मोबाइल का इतना ये नहीं था, तो हम पुणे में जो योगा सेंटर्स क्लासेस में चलते थे, गार्डन्स में या हास्य क्लब चलते थे, तो हर एक गार्डन में जाके ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, ध्यान के बारे में बताते थे। अगर कुछ लोग रेडी हो टाइम देते थे तो उनसे ध्यान भी करवा के लेते थे। और इस तरह सबको हम बताते थे। लेकिन उसमें मैं नहीं था, मैं सिर्फ उनके साथ रहता था ध्यान करवाने के लिए। फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम अरेंज किया, हॉल बुक किया और डेक्कन का जो पुणे का जो प्रेस्टिजियस एरिया है वहीं हमको हॉल मिला। हमने वो बुक किया और उस हॉल में 400 का कैपेसिटी था। और लेकिन हमको उसी दिन जिस दिन पत्री सर आने वाले थे, उसी दिन पुणे में एशियाड गेम्स का ओपनिंग था। तो हमें ज़रा मन में डाउट था कि हमने अभी इतने लोगों को बताया है, किया है, पम्पलेट्स बांटे हैं, लेकिन कितने लोग आएंगे। जो हॉल हमने लिया था उसमें इतने लोग आ गए कि हॉल तो पूरा भर गया। और उसी हॉल में लोग
नीचे स्टेयर केस पे बैठ के सुन रहे थे, जो पत्री सर को देख नहीं रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वो सुनने को बैठे थे। यानी करीबन 500 से ज़्यादा लोग प्रोग्राम में आए थे। और उस प्रोग्राम में एक बात ऐसी हुई, मेरा स्वभाव जो है वो बहुत इंट्रोवर्ट है, मैं बहुत शाय हूँ, मैं ज़्यादा बात किसी से करता नहीं हूँ। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। 2005 में जब मेरा सेंड ऑफ हुआ, यानी जब मेरा रिटायरमेंट का हो गया, तो मैं काम करता था प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल पीपीसी डिपार्टमेंट में। हमारे डिपार्टमेंट में खाली 10-15 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। फिर भी अभी आपको पता है कि सेंड ऑफ के टाइम पे तो जिसको सेंड ऑफ दिया जाता है उसको कुछ तो बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं 2 सेंटेंस से ज़्यादा बात नहीं कर सका, क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी, स्टेज फियर था और कुछ भी था, यानी कभी मैं बात नहीं करता था। लेकिन उस दिन पत्री सर की एक खासियत ऐसी है कि वो बोलते हैं कि जहाँ वो जाते हैं ना, तो लोकल लैंग्वेज में उनकी बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए, इससे उनका कटाक्ष रहता है। इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो उसके पहले हमारे यहाँ तृप्ति अवधे करके मैडम थी, वो हमेशा पत्री सर के प्रोग्राम का ट्रांसलेशन करके लोगों को बताती थी। पत्री सर हिंदी में बात करते थे और मराठी में उनको समझाते थे। तो उस दिन क्या हो गया, वो तृप्ति मैडम ने तृप्ति मैडम ने माइक सर के हाथ में दिया और सर ने मेरे हाथ में दिया और बोला बोलो। मैं तो चक्कर में आ गया, मैं बोला क्या बोलूँ, इतने लोगों के सामने कैसे बात करने का। फिर भी सर जो बोलते गए उसका मैं मराठी में ट्रांसलेशन करता गया और वो बहुत ही अच्छा लगा सबको। और उस दिन मैं पहली बार ज़िंदगी में इतने लोगों के सामने इतने कॉन्फिडेंटली बात कर सका। और वो प्रोग्राम होने के बाद सर को भी अच्छा लगा, प्रोग्राम बढ़िया हो गया। सर ने मुझे उसी दिन बोल दिया कि तुम अभी 25 तारीख को मैं नागपुर में हूँ, उस दिन तुम नागपुर आ जाना। मैं बोला ठीक है। तो उसके पहले हमारे यहाँ ऐसी बात चलती थी, पुणे में हम ध्यान का प्रचार और प्रसार का काम तो चालू ही था उस लोगों के साथ। वहाँ रूफ टॉप पिरामिड, यानी टेरेस के ऊपर पिरामिड बनाने का कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन हमारे आंध्र प्रदेश के मास्टर्स ने बोला था उनको ऐसा कर सकते वैसा कर सकते। लेकिन हमारे महाराष्ट्रियन लोगों के मन में डाउट था, मेरे भी मन में डाउट था, कैसा टेरेस पे कैसा पिरामिड होगा, कैसा है कैसा। तो पत्री सर अपने मन की बात कैसी जान लेते हैं, उसका भी अनुभव मुझे उस वक्त जब मैं नागपुर गया उस वक्त आया। मैं पुणे से नागपुर गया, सुबह पहुंचा, दिन भर पत्री सर के साथ रहना, उधर का प्रोग्राम खत्म होने के बाद रात को वापस पुणे में आने का, ऐसे हिसाब से मैं गया था, ऐसा सोच के मैं गया था। और पूरा दिन पत्री सर के साथ रहा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गए, अच्छा हुआ। और पत्री सर का मुझे शुरू से बहुत प्यार मिला है और हमेशा मेरे को उनके साथ रखते हैं, उनके साथ बात करने का, हमेशा उनके नज़दीक रहने का मुझे मौका मिलता है। तो उस दिन मैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद शाम को मेरे बस का टाइम हो गया, तो सर को बोलने को गया कि सर अभी मैं पुणे जाता हूँ, प्रोग्राम हो गया। नहीं, मैं तुमको किडनैप कर रहा हूँ। वो टाइम पे क्या था, महाराष्ट्र में स्पेशली बम्बई में राज ठाकरे जी जो है उनका वो आंदोलन चल रहा था, वो दूसरे स्टेट के लोगों के बारे में। तो वो टाइम मेरे को बोला मैं तुमको किडनैप करता हूँ, तुमको मेरे साथ आना है। मैं बोला ठीक है। मैंने बीवी को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ करके अभी। फिर सर मेरे को आंध्र प्रदेश में लेके गए, वहाँ से हम जगतियाल गए और 8 दिन मैं पत्री सर के साथ था।
उनके साथ ही खाना पीना सोना सब था। और उस 8 दिन में पत्री सर ने मेरे हाथ से 5 रूफटॉप पिरामिड का ओपनिंग करवाया। जहाँ जहाँ रूफटॉप पिरामिड का ओपनिंग था वहाँ वो मेरे को लेके गए, उन्होंने दिखाया। और वो खुद ने वो मेरे को उन्होंने वो रिबिन काटने को लगाया। यानी हमारे को मन में जो डाउट था ना कैसा होगा रूफटॉप पिरामिड, क्या करते कैसा करते, वो सब अपने आप सॉल्व हो गया। दूसरी बात, जब हम हैदराबाद में वापस आ गए, सर के घर में ही था मैं, तो उस दूसरे दिन रैली थी, वेजिटेरियन रैली, तो उसका भी अनुभव मुझे मिल गया। सर के साथ मैं उसमें शरीक हो गया। और उस रैली में सर के तो आपको पता है, कभी भी कोई भी मिलेगा तो वो बोलते आपका अनुभव सुनाओ, आप क्या करते, ऐसे कुछ पूछते नहीं, ध्यान करते हो क्या करते हो, तो क्या आपका ध्यान का अनुभव सुनाओ। वैसे ही मैं लोगों के साथ वो मेरे को बताते थे, पूछते थे उनको, इनका अनुभव सुनो, ऐसा ये करता था। और उस दिन पिरामिड जो वेजिटेरियन रैली जो मैंने पहली बार देखी हैदराबाद शहर में, जहाँ नॉनवेज बहुत ज़्यादा चलता है, ऐसे शहर में सर ने खुली गाड़ी में खड़े रह के वो वेजिटेरियन रैली निकाली थी। उसमें मैं सर के साथ था। बहुत अच्छा और अलग ही एक्सपीरियंस वो टाइम आया था मेरे को। और सर पूरे, मैं जितने दिन सर के साथ था, वो अपने बच्चे के जैसे केयर लेते हैं, खाना पीना सोना सब बहुत अच्छी तरह से पूरा ध्यान देते हैं। इसलिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा मिली। और PSSM के बारे में मुझे सब बहुत कुछ मालूमात हो गई। यानी सेंटर्स कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, रूफटॉप पिरामिड कैसा रहता है, ग्राउंड पिरामिड कैसा रहता है, सब मेरे को देखने को मिला। जो पत्री जी की एक स्वभाव है कि हमेशा हर व्यक्ति के ऊपर जो उसके अंदर छुपी हुई कला है उसको वो बाहर जागृत करते हैं। तो आपके जैसा कि बोला कि मैं शाई था, तो आपको स्पीच के लिए उन्होंने, वो सभी को बुलाते, अभी भी जो भी होता है वो औरों के अनुभव ज़्यादा सुनते हैं। और हमारे अंदर जो जो भी चीज़ें हैं वो उनको निकाल कर एक एक तराश कर हमें पूरी तरह से खड़ा करते हैं, ताकि हम आगे और लोगों तक उनका मैसेज पहुंचा सकें। तो वहाँ आपको जैसे कि ये 8 दिन के अनुभव में आपको जैसे अंदर से इच्छा थी कि छत पे पिरामिड कैसे बनते हैं, और एक और चीज़ जैसे कि आप साथ साथ रहे तो खाना कैसे खाना है, कैसे उठना है बैठना है, तो आप उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि एक सिंपल और सादे जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति पत्री सर कैसे एक एक हीरे को तराशते हैं। आपने सही फरमाया। पत्री सर के साथ रहने में अभी जब खाना खाते हैं, पत्री सर की तो खासियत है, वो खुद पका के अपने को जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ खुद पका के खाना खिलाते हैं गर्मा गर्म। और जब खाना खाते हैं हम, तो हमको जनरली हमको आदत रहती है खाना खाते खाते बात करना करके। लेकिन जब पत्री सर के साथ मैंने ऑब्जर्व किया कि खाने के टाइम बात नहीं करना है, बाकी कोई बात नहीं करता था। पहले 1-2 दिन मैं थोड़ा बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने बात करना बंद किया, क्योंकि पहले से मेरे को बात करना कमी है। और ये भी है, तो खाने के टाइम खाना, जो पति सर जो बोलते हैं ना कि जो काम कर रहे हैं उसमें खाने के टाइम खाना, बात करने की बात करना, चलने के टाइम चलना, लाइक दैट। वो खुद वैसा करते हैं और अपने को भी वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और आपके अभी जो आपने बताया ना कि वो पत्री सर अपने अंदर के जो गुण है, अपनी जो कामयाबी रहती है, अपनी जो विशेषता है वो बाहर लाते हैं, उसका एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे भी आया है। अभी बात मेरे को याद करना मैं बताता हूँ, चलेगा ना? हाँ जी।
तो अभी दो तीन 2010 या 11 में सर जो स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस निकालते हैं इंग्लिश में, वैसा उनका कहना रहता है कि प्रादेशिक भाषा में भी ऐसे अपने मुखपत्र मैगजीन्स निकलने चाहिए। वैसा ध्यान महाराष्ट्र करके उन्होंने महाराष्ट्र में 2004 में चालू किया था और चलता था। लेकिन 2010-11 में 10 में एंड में उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये देखना है ध्यान महाराष्ट्र। तो मेरे सामने सवाल आ गया कि मेरा और ये लिखने का वगैरह ऐसा कोई ये नहीं है, और वो भी मराठी में मैं काम करता था जर्मन कोलैबोरेशन कंपनी में इंजीनियर का, इसलिए लोगों के साथ मराठी में बातचीत होती थी, लेकिन लिखने का वगैरह कुछ नहीं था। और लिखने का कब, तो मेरा पिताजी का घर से जब लेटर आता था तो उसको जवाब देने का करके मराठी में लिखने का आता, बाकी कुछ नहीं। वैसा मेरे को मराठी में पढ़ने का वगैरह आदत और रुचि पहले से बचपन से थी। मैं काफ़ी सभी तरह की किताब वगैरह पढ़े हैं, रहस्य कथा भी पढ़ी है, धार्मिक किताब भी पढ़े हैं और प्रवचन भी सुने हैं, लेकिन लिखने का और ये नहीं था। लेकिन और मेरे पिताजी 1991 में गुजर गए, लेफ्ट हिज बॉडी। तो उसके बाद तो वो मराठी लिखने का भी बंद हो गया था। लेकिन 2010 में पति सर ने बोला कि नहीं, मैगजीन आपको देखना है। तो मैं तृप्ति मैडम सुबह चीफ एडिटर, उनके साथ में फिर मैं काम करने लगा। तो इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेशन और ये सब मैं करने लगा। और अभी ध्यान महाराष्ट्र का मैगजीन हम अभी भी चलाते हैं बाय मंथली, तो उसका काम लिखना। तो मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था, जैसा बात करने के बारे में मैंने आपको बताया कि इतने लोगों को मैं बात कर सकूंगा करके, तो वैसा ये लिखने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था वो। लेकिन सर ने मेरे से करवा के लिया और उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया। और अभी जो आदमी मैं 10-15 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था, वही आदमी अभी ध्यान महाचक्र में सर सबको एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलते हैं, स्टेज पे आके बात करने को बोलते हैं। तो एवरी ईयर आई ऑलमोस्ट गो देयर, और वो टाइम पे 50-60 हज़ार लोगों के सामने मैं आराम से बात कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है। और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में भी मैं अभी बताना चाहता हूँ कि द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जो लेना मरियम में लिखाई है रामायण के बारे में किताब। तो जब कोविड के टाइम पे अभी पत्री सर ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया था जस्ट, और उसमें मैंने सुना था स्वर्णलता मैडम जो है सीनियर मैडम है आंध्र प्रदेश की, उनके बारे में कुछ तेलुगु में सर बोल रहे थे, उनका तेलुगु में प्रोग्राम था। लेकिन मैं सुनता था, क्योंकि आध्यात्मिकता का बात ऐसी है और सर की बात ऐसी है कि उसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता है, उनको क्या कहने का वो मतलब अपने तक पहुंच जाता है। तो मैं सुन रहा था, तो उसमें मैंने मैडम का नाम पूछा और ये किताब नाम सुना और ये किताब का नाम सुना, और सर लोग कुछ बता रहे थे। फिर मैंने वो स्वर्णलता मैडम जी को फ़ोन किया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा मैंने सर से सुना है, क्या है वो, क्या बता रहे थे सर। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसी ऐसी किताब है रामायण के ऊपर, अमेरिकन रीडिंग लिखी हुई है, और उसका ट्रांसलेशन उन्होंने मेरे को तेलुगु में करने को बोला था, वो मैंने किया है। और सर सबको बता रहे थे कि ये किताब हर एक पिरामिड मास्टर ने, हर एक आदमी ने वो पढ़नी चाहिए, घर घर तक ये किताब पहुंचनी चाहिए। फिर मैंने वो मैडम को बोला कि अगर ऐसी बात होगी तो मुझे भी वो ट्रांसलेशन मराठी में ट्रांसलेशन करने की इच्छा है। मैडम बोली जरूर कीजिए, आप सर से बात कीजिए। और उसके 10-15 दिन के बाद ही सर का कलकत्ता में प्रोग्राम था ऑनलाइन, वहाँ मैं जुड़ गया था जूम पे। तो
सुन पे किया, सर की बात सुन रहा था। सर ने भी मेरे को देखा। फिर मैं सर को कुछ पूछने के पहले ही सर ने मेरे को बता दिया को जो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता जो है आपको मराठी में लाना है। आई वाज शॉक्ड। अपने मन की बात सब कैसे पहचान लेते हैं और अपने आप को अपने को पूछना भी नहीं पड़ता है, वो अपने आप बताते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। तो किताब फिर मैंने टाइम लगा, 1-1.5 साल को, कोविड का ये टाइम था, लेकिन उसकी वजह से मेरा कोविड का समय बहुत अच्छी तरह से निकला और पूरा ट्रांसलेशन मैंने 450 पेजेस का करीबन वो किताब है, हो गया। जोशी जी, अभी हमारे पास इस समय का अभाव है, तो आपसे हम अपने अगले भाग में और अच्छे तरीके से समझेंगे कि आपने जो सीतायन की ट्रांसलेशन करी और आगे क्या क्या आपके अपने जीवन में और आत्मा की यात्रा में आगे बढ़े। तो हम अभी आपसे विदा लेते हैं, दोबारा आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्ते, शुक्रिया। दर्शकों, हमने बहुत कुछ जाना जोशी जी की आत्मा की यात्रा से, परंतु अभी बहुत कुछ बचा है, तो बने रहिए हमारे साथ भाग 2 में। धन्यवाद, नमस्कार। तो मेरी बीवी ने मुझे जो मेरे में जो बदलाव आए वो देखे, और आप सबको पता है आदमी को सिर्फ उसकी ही बीवी ही 100% 100% जानती है। बाकी सब लोगों के सामने हम मुखौटा धारण करके बात करते हैं, बिहेव करते हैं, क्योंकि मैं बाहर से सबके साथ शांत रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, सबको लगता है ये आदमी बहुत शांत है। लेकिन मुझे पता था कि मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन था मेरे में। मैं सच कहूँ तो ये ब्रह्मर्षि पत्री जी ने मेरे को जो ब्रह्मर्षि पदवी दी है वो मेरे को मिलेगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि मेरे अंदर जो है वो तो पति सर धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो बाहर आ रहा है, और मेरे अंदर और क्या क्या है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि पत्री सर जो बोलते हैं वो मुझे करना है।